नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 12 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है ऑर्डर एट द बॉर्डर, और ये बात करता है कि जो डिसएंगेजमेंट एलएसी में अब भारत और चीन के बीच में हो रहा है, ये भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं उनको सुधारने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो आइए अब देखते हैं इसका यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंकेज। तो हम पाते हैं कि ये GS2 से लिंक होता है डायरेक्टली, जहां की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये भारत और इसके पड़ोसी देशों के रिश्ते के साथ डायरेक्टली लिंक होता है, और साथ ही साथ बायलैटरल रिलेशंस, अगर हम भारत और चीन के रिश्तों की बात करें तो उससे भी ये जुड़ता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं पर जाने से पहले आइए देखते हैं कि मुद्दा आखिर है क्या। तो भारत और चीन के बीच में पिछले साल से, यानी कि अप्रैल 2020 से लगातार सीमा विवाद चला आ रहा है, और ये सीमा विवाद ज़्यादातर कंसंट्रेटेड था वेस्टर्न सेक्टर में। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक है वेस्टर्न सेक्टर, जहाँ की विवाद रहा पिछले साल से अब तक। सेंट्रल सेक्टर, जो कि सबसे कम विवाद वाला सेक्टर है और काफ़ी हद तक पीसफुल कहा जा सकता है। और तीसरा सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ भी भारत और चीन के बीच में काफ़ी विवाद है, क्योंकि चीन मैकमहन लाइन, जो कि यहाँ बॉर्डर को निर्धारित कर रही है, उसको मानने से इनकार करता है। तो वेस्टर्न सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसको हम एक दूसरे मैप से ज़्यादा ढंग से समझ सकते हैं। अगर वेस्टर्न सेक्टर की बात की जाए तो ये जो यूटी ऑफ लद्दाख है उससे जुड़ा हुआ है, और इसमें जो ये अक्साई चीन वाला एरिया है, ये चीन के अवैध कब्जे में है। यही भारत की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस भी है, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी बेस, और यहीं पास में काराकोरम पास भी है। यह हमें प्रीलिम्स के नज़रिए से पता होना चाहिए। और दौलत बेग ओल्डी में जो भारत की हवाई पट्टी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी में से एक है, और ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहीं गलवान वैली भी हम देख सकते हैं। ये गलवान वैली, जहाँ की जून 2015 में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, और कई सारे चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे, जिनके संख्या के बारे में कोई पुष्टि चाइना के द्वारा नहीं की गई है अभी तक। इसी एरिया में पड़ता है डेप्सांग प्लेन्स। दौलत बेग ओल्डी से थोड़ा सा नीचे डेप्सांग प्लेन्स वाला एरिया है, और यहाँ भी चीन और भारत के बीच में 2013 से विवाद चला आ रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिवर है श्योक रिवर, जो बह रही है, और लेह को जोड़ता हुआ एक रोड भारत ने बनाया है, जो कि कहा जाता है, जिसका नाम है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, और ये लेह को काराकोरम पास से जोड़ता है। और ये काफ़ी अच्छा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बना लिया है। कुछ साल पहले तक की बात की जाए तो चाइना का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने भी अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शुरू किया है, और इसी वजह से चाइना परेशान भी है और इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अभी फिलहाल जो डिसएंगेजमेंट भारत और चीन के बीच में एग्री हुआ है, वो हुआ है पैंगोंग सो को लेकर। सो का मतलब लेक होता है, यानी कि झील। तो ये पैंगोंग सो आप देख सकते हैं, नीले रंग में यहाँ दिखाया गया है इसको। तो पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक दोनों में डिसएंगेजमेंट की बात कही गई है। अब आइए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलू। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये परसेप्शन पे आधारित है, यानी कि चीन क्या समझता है
कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से जा रही है और भारत क्या समझता है कहाँ से जा रही है। तो दोनों के परसेप्शन अलग अलग हैं और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ की स्थिति बनती है। तो अगर पैंगोंग त्सो की बात की जाए तो यहाँ फिंगर्स हैं और ये जो रिजेस हैं उनको फिंगर्स का नाम दिया गया है। ये नॉर्दर्न बैंक की तरफ है। तो भारत की जो एक इम्पॉर्टेंट बेस है वो फिंगर 3 के पास है जिसका नाम है धन सिंह थापा पोस्ट। और अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके अनुसार भारत के जो ट्रूप्स हैं वो धन सिंह पोस्ट से आगे नहीं जाएंगे, वो यहाँ तक रिट्रीट करेंगे। और इसी प्रकार जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो उनकी बेस सिरीजाप 2 जो कि फिंगर 8 के पूर्व की तरफ है वहाँ रुके रहेंगे, वहाँ रिट्रीट कर लेंगे। तो इस तरीके से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया एक बफर जोन में तब्दील कर दिया जाएगा जहाँ की पेट्रोलिंग जब तक कि दोनों देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता है तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये डिसएंगेजमेंट शुरू किया जाएगा और ये एक काफ़ी सकारात्मक पहल है दोनों देशों के द्वारा। और इससे जुड़े हुए कुछ और बिंदु हमें समझ लेने चाहिए कि जो ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है पैंगोंग त्सो को लेकर वो एक सकारात्मक चीज़ है दोनों देशों के रिश्तों के लिए। लेकिन भारत की जो लीवरेज है जिसको भारत ने हासिल किया है अगस्त 29-30 2020 के करीब एक ऑपरेशन करके, जहाँ की जो साउथ बैंक है पैंगोंग त्सो का उसकी हाइट्स में भारत ने कब्जा कर लिया है और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल गई है और इसको भारत को अपने पास रखना चाहिए जब तक कि चाइना पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट नहीं करता है। और साथ ही साथ भारत को प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि पिछले बार भी जब डिसएंगेजमेंट की बात की गई थी उसी के बाद गलवान वैली वाला इंसिडेंट हो गया था। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ऑन दी ग्राउंड्स भारत और चीन किस तरीके से कर रहे हैं और चीन जो वादा कर रहा है उसको पूरा कर भी रहा है कि नहीं ऑन दी ग्राउंड, ये भारत को सुनिश्चित करवाना पड़ेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट से जो सिचुएशन है वो एक पूर्व स्थिति की तरफ बढ़ने लगी है और भारत की हमेशा से ये डिमांड रही है कि भारत चाहता है कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर किया जाए, यानी कि जो पूर्व स्थिति थी अप्रैल 2020 से पहले जब चाइना ने इनकर्शन शुरू किए उस स्थिति को बहाल किया जाए और ट्रूप्स दोनों देशों की उसी स्थिति पे पहुंच जाए जहां वो पहले थी। और जैसे ही ये पैंगोंग त्सो वाला डिसएंगेजमेंट पूरा होगा उसके 48 घंटों के बीच फिर से वार्ता शुरू होगी दोनों देशों के बीच में। तो जो बाकी के फ्रिक्शन एरियाज हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, देपसंग प्लेन्स हैं, इनको लेकर बातचीत शुरू होगी कि वहाँ भी कैसे डिसएंगेजमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान भारत ने जो ये हासिल किया है और चाइना नेगोशिएटिंग टेबल पे आया है तो यहाँ भारत ने 4 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं। एक तो भारत लगातार डायरेक्ट इंगेजमेंट करता रहा है चाइनीज़ मिलिट्री और डिप्लोमेट्स के साथ, तो ये जो रेगुलर संवाद हुआ है इससे काफ़ी मदद मिली है। भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बिल्डअप करके ये जता दिया है चाइना को कि चाइना किसी भी तरीके से भारत को मिलिटरीली पीछे नहीं धकेल सकता है और भारत उसका हर जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ भारत ने कुछ आर्थिक स्टेप्स भी लिए, इकोनॉमिक मेजर्स भी लिए, जैसे कि चाइनीज़ ऐप्स को चाइनीज़ कंपनीज पे प्रतिबंध लगाना और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो भारत में हो रहा था बेरोक टोक उसकी भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी करना। तो इस तरीके के स्टेप भी भारत ने लिए हैं। और साथ ही साथ भारत ने इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाने पे भी बल दिया है, खासतौर से यूएस जैसे देशों के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि चीन के विरोधी हैं। और इस तरीके से भारत ने इंटरनेशनल ओपिनियन को भी अपने हक में किया है और चाइना की निंदा हुई है चारों तरफ कि चाइना ने भारत के खिलाफ एक एग्रेशन किया है बॉर्डर पे। तो ये कॉम्बिनेशन रहा है हार्ड मैसेजिंग और प्रैग्मेटिज्म दोनों का। प्रैग्मेटिज्म यानी कि जहां भारत ने वास्तविकता को देखते हुए काम किया है और सिर्फ आइडियल होके नहीं आगे बढ़ा है इस चीज़ को लेकर। अब क्या वजह रही कि चाइना ने दोबारा इस पर विचार किया? तो भारत ने जब ये साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो वाले हाइट्स को कैप्चर किया तो इससे चाइना काफ़ी बौखला गया है और भारत के पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आ गई है और इसको भारत ने यूज़ किया है और इसी वजह से चाइना नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को मजबूर हो गया है। दूसरा है कि भारत ने जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को दिया कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा और
जो अगर बॉर्डर में पीस डिस्टर्ब होती है तो फिर इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए भारत ने ये जता दिया है चाइना को। और यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत का क्या स्टैंड है बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर। तो भारत चाह रहा है कि इस बात का जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे निकलना चाहिए। पहला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सभी दोनों पक्षों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और ना केवल एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बल्कि उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। दूसरा, किसी भी साइड को एक तरफा लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टेटस को है उसको बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तीसरा, सारे एग्रीमेंट जो बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए दोनों देशों के द्वारा किए गए हैं उसका पालन पूरी तरीके से दोनों देशों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये 3 प्रिंसिपल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसको हम अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अगर भारत और चीन के विवाद के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब था एक बेसिक बैकग्राउंड। अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। एडिटोरियल में ये बताया गया है कि पैंगोंग झील क्षेत्र में जो डिसएंगेजमेंट भारत और चीन के द्वारा किया जा रहा है वो एक सकारात्मक पहल है, और इससे जो हाल ही में एलएसी पर तनाव काफ़ी बड़ा है भारत और चीन के बीच में उसमें कमी आएगी, और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने की दिशा में भी एक आशाजनक शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि दोनों पक्ष यानी कि भारत और चीन चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से यानी कि एक फेज वाइज कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको समाप्त करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी एक सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट के लिए समझौता हुआ है इस बात की पुष्टि की है, और दोनों ही पक्षों ने जो झील है पैंगोंग त्सो उसके उत्तर और दक्षिण के विवादित क्षेत्रों में जो सैन्य गश्ती है उसको भी टेम्परेरीली स्टॉप करने की बात की है, यानी कि एक टेम्परेरी मोरेटोरियम रहेगा, एक अस्थायी स्थगन करने की बात कही गई है। साथ ही साथ दोनों ही पक्षों ने ये कहा है कि जो आर्मर्ड एलिमेंट्स हैं यानी कि टैंक्स और इस तरीके के जो बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह हैं उनको भी पीछे लिया जाएगा, और ये पहल 10 फरवरी से ही शुरू हो गई है, और अगले 2-3 हफ्तों में सभी अग्रिम पंक्ति के सैन्य कर्मियों यानी कि फ्रंटलाइन पर्सनल को वापस बुला लिया जाएगा दोनों ही पक्षों के द्वारा। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि भारत की हमेशा से मांग ये रही है कि जो स्टेटस को एंटी है उसको रिस्टोर किया जाए। इस शब्द और फ्रेज का मतलब होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि जो पुरानी स्थिति है उसको पुनर्बहाल किया जाए। तो भारत चाह रहा है कि अप्रैल 2020 में जिस तरीके की स्थिति थी, दोनों देशों के जो सैनिक जहां जहां पे मौजूद थे वो स्थिति को वापस बहाल किया जाए, और इसी को लेकर ये समझौता हुआ है कि जो चाइनीज साइड है वो फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रिट्रीट करेगी, और जो भारतीय ट्रूप्स हैं वो अपने बेस कैंप जो कि फिंगर 3 के पास है वहाँ लौट आएंगे, और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच वाले जगह को एक बफर जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। और यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि जहाँ चीन के पास जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन ये पैंगोंग लेक के पास, वो ज़्यादा बेहतर है और उसके पास एक मोटरेबल रोड भी है जिससे वो फिंगर 4 तक आ सकता है, जबकि भारत के पास वैसा मोटरेबल रोड नहीं है। और भारतीय ट्रूप्स फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वो ऑन फुट पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन पिछली गर्मियों से चीनी सैनिकों ने भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से रोक रखा है, और इसी वजह से जो सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था। और इसी प्रकार जैसा कि उत्तरी बैंक में किया जाएगा वैसा ही दक्षिणी ओर पर भी किया जाएगा, और वहाँ भारत ने कैलाश रेंज में हाइट्स को कैप्चर कर लिया था और उससे भारत को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल गई थी चीन के ऊपर, जो कि भारत ने अगस्त माह के अंत में 2020 में ये प्राप्त कर लिया था, और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और इसी की वजह से
चीन मजबूर हुआ है कि वो भारत के साथ समझौता करके अपनी ट्रूप्स को पीछे करे। आगे एडिटोरियल ये भी बताता है कि झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर सैन्य बल और तोपखाने की संलग्नता के साथ जारी गतिरोध दोनों देशों के बीच समझौते की राह में सबसे कठिन मुद्दा बना हुआ था और जिसके लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 9 दौर की वार्ता अभी तक हो चुकी थी। और अब इस समझौते के साथ पैंगोंग झील के इलाके में सैन्य गतिरोध आशा है कि समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है डिसएंगेजमेंट की, उसी के 48 आवर्स के अंदर भारत और चीन के कमांडर्स फिर से मिलेंगे ताकि जो अन्य क्षेत्र हैं, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र और डेप्सांग प्लेन्स, उनमें भी जो गतिरोध है उसको समाप्त किया जा सके। आगे एडिटोरियल ये बताता है कि सैन्य गतिरोध की समाप्ति की इस नई योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे वास्तविक रूप में कैसे अंजाम दिया जाता है, यानी कि ऑन द ग्राउंड ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा और क्या ये लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा और नहीं, क्योंकि चाइना के तरफ से लगातार विरोधाभासी सिग्नल्स मिलते रहे हैं। जहां चाइना ने ऑन पेपर कुछ कमिट किया है, डायलॉग में कुछ बात कही है, लेकिन ग्राउंड पे उसका रवैया कुछ और ही रहा है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, जो कि एक बाधा है किसी भी एग्रीमेंट को उसके निष्कर्ष तक पहुंचने में। तो भारत को काफ़ी ज़्यादा सजग भी रहना पड़ेगा कि कहीं चीन इसका गलत फ़ायदा ना उठाए। और साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी कहता है कि दोनों पक्षों को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो दोनों सर्वाधिक आबादी वाले 2 देश हैं और उनके बीच व्यापक संबंध से बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और ये संबंध अच्छे रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीमा पर शांति बहाल हो और सीमा पर शांति बनी रहे। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको काराकोरम पास की लोकेशन, सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन, शक्सगम वैली जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में एक एग्रीमेंट के बाद, उसकी लोकेशन भी देखनी चाहिए। दौलत बेग ओल्डी जहाँ की 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। वहीं पास में डेप्सांग प्लेन्स हैं जहाँ की 2013 से भारत और चीन के बीच में गतिरोध है, इसके भी लोकेशन पता होनी चाहिए। दौलत दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत के द्वारा बनाया गया है। गलवन वैली जहाँ की हिंसा हुई थी पिछले साल और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तो ये गलवन वैली की लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पेंगोंग सो लेक, इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत का चीन के साथ जो बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसके एक हिस्से को LOC कहा जाता है जो कि UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से लगता है। और जो LAC है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर। भारत के अनुसार ये करीब करीब 3488 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है, जबकि भारत सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ। और मैकमहन लाइन के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये लाइन 1914 में शिमला कन्वेंशन के बाद आई है और इस शिमला कन्वेंशन में एक पक्ष में थे ब्रिटिश इंडिया और दूसरी साइड पे थे तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव और चाइना का भी रिप्रेजेंटेटिव था जिसने इस एग्रीमेंट को इनिशियल किया, लेकिन बाद में चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। जबकि मैकमोहन लाइन को चीन ने म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को डिसाइड करने में माना है। तो इससे भी पता चलता है कि चीन किस प्रकार के दोहरे मापदंड अपनाता है। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या बॉर्डर इशू को सुलझाना भारत और चीन के बीच में अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कदम है, इस पे चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज की टू फॉर्जिंग ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन देम, डिस्कस। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बॉर्डर्स
मामले को लेकर भिन्न राय है। भारत जहां की समझता है कि बॉर्डर इशू सेंट्रल है और उसका निपटारा होना बहुत ज़रूरी है भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, जबकि चीन का मानना यह है कि बॉर्डर इशू को साइड में रख के हमें बाकी एरियाज़ पे साथ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब ये जो घटना हुई है पिछले साल, इसके बाद से ये लगता है कि दोनों ही देशों को अब LAC को निर्धारित करने का समय आ गया है और साथ में बैठकर उन्हें इसको निर्धारित कर लेना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। और साथ ही साथ भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं कि चीन पे जो डिपेंडेंस है भारत की, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी डिपेंड करता है, वो सेक्टर पे जो निर्भरता है चाइना पर उसको कम किया जाए। और अंत में हमें ये पता होना चाहिए कि भारत और चीन दोनों ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं और इसके लिए भारत का मानना है कि मल्टीपोलर एशिया एक ज़रूरी कदम है और मल्टीपोलर एशिया में भारत और चीन दोनों के ही ग्रो करने के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।